हे गाइस, दिस इज रोशन रंजन। वेलकम टू माय चैनल रेलवे रिक्वायरमेंट। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 40 प्लस जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो के एग्ज़ाम रिलेटेड क्या कुछ सीख पाते। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से? रंगपुर और लोथल से चावल उगाने का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संहिता में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र छोटे देवी गायत्री को संबोधित किया गया? किस संहिता में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र छोटे देवी गायत्री को संबोधित किया गया है? किस संहिता में? ऋग्वेद संहिता में छोटी देवी गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? फिरोज तुगलक के 37 वर्षों के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? शमसुद्दीन दमगानी। फिरोज तुगलक के 37 वर्षों के शासनकाल में एक ही अमीर राजद्रोह किया था और वह था शमसुद्दीन दमगानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण किसके शासनकाल में किए गए? इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन है, गौर से देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस सेनापति ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया? पहला क्वेश्चन ये, तो किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर ने लूटपाट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और यह आक्रमण कन्याकुमारी तक जो आक्रमण किया था मलिक काफूर ने किसके शासनकाल में किए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन है कि मलिक काफूर ने दिल्ली सल्तनत काल में मलिक काफूर ने लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? चाहुंद्रो नगर था जो बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? किस वेद में आया? अथर्ववेद में आया। सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया था अथर्ववेद में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक कौन थे? अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंध के प्रवर्तक कौन थे? राजा टोडरमल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले उसे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने के बाद आइकन पाएगा जिसमें ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर ले ताकि आपकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आपके जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसे उसमें शेयर कर दें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा लोगों को वीडियो की बेनिफिट मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासन के शासनकाल में हुआ था। किस शासन के शासनकाल में हुआ था। किस शासन के शासनकाल में हुआ था। शासन काल में हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे। कौन थे। राजा मंजीत सिंह। कौन थे स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक। राजा मंजीत सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था। दिल्ली दरबार में जब महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे। उस समय भारत का वायसराय थे लॉर्ड लीटन। कौन थे। भारत का वायसराय लॉर्ड लीटन। क्वेश्चन नंबर 14। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है। ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध है। पेरियार के नाम से ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलामगिरी नामक पुस्तक कब और किसने लिखी। इसमें भी गौर से देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन इसमें भी। पहला क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक कब लिखी गई और किसने लिखी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक 1872 में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक को। ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। फर्स्ट को करा है इसमें 15वां क्वेश्चन गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई कब 1872 ईस्वी में। और किसने लिखी थी गुलामगिरी नामक पुस्तक। ज्योतिबा फुले ने। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है तमिल पत्रिका कोडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 18 है तमिल पत्रिका कोडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई। स्थापना किसके द्वारा की गई। ये की गई थी ईवी रामास्वामी के द्वारा। ईवी रामास्वामी के द्वारा। ईवी रामास्वामी के द्वारा। ईवी रामास्वामी द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था। अंग्रेजों से सहायक मित्र संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था। प्रथम शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। कौन था। अंग्रेजों की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन हुआ। गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख हुआ। महाराष्ट्र का सामाजिक सुधार लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ गोपाल हरि देशमुख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था। किस संस्था ने। आर्य समाज के संस्था ने प्रारंभ किया था। आर्य समाज के संस्थाओं ने प्रारंभ किया था शुद्धि आंदोलन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 कह रहा है लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा। लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उन तीनों अधिवेशनों में कौन भारतीय नेता शामिल होते। उसमें BR अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है उस सब पे शेयर कीजिए जल्दी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति
टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बोला गया था? हाँ, बोल रहे थे। और बारे में किसने कहा था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की बातें टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो बोला था बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को माना जाता है। सार्वजनिक निधि का अभिभावक माना जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? संघ क्षेत्र का प्रशासन होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वह कौन से राष्ट्रपति थे जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? वो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन राष्ट्रपति थे जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, राष्ट्रपति के अनुमति हेतु भेजे गए किस विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? इसका आंसर हो जाएगा, संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। संविधान में इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की। राष्ट्रपति को अनुमति के लिए भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अनुमति देगी, इसमें क्या करें, संविधान में कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी समय अनुमति दे सकती है या नहीं भी दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति की मान्य किया है? किस वाद में? भारतीय केशवा भारती वाद में। किसमें? केशवा भारती वाद में। किसमें? केशवा भारती वाद में। केशवा भारती वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का भी गठन कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का भी गठन कर सकते हैं? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन का 27 नंबर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का भी गठन कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। बढ़ते अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर कहता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? कह रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित एवं मनोनीत जितने भी सदस्य संसद के दोनों सदन में, वो सारे मतदान कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है। किस तरह से? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा की जाती है। IMF द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया? किस संशोधन? 13वां संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया?
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? मेघालय राज्य की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी? किस संविधान संशोधन किया गया? 22वां संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई। 22वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया गया? संविधान सभा में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया गया? कब से किया गया? 15 नवंबर 1948 से किया गया। संविधान सभा में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना प्रारंभ किया गया 15 नवंबर 1948 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संरक्षण को कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। भारत का संविधान। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्ति का संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का संविधान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा भारत में सर्वप्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1991 ईस्वी में 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम बार संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? पहले 35 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में बना और 36 में पूछा जा रहा है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन बनना वो नियम किससे संबंधित था? बना 51 में, लेकिन प्रथम संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? राज्य के कृषि भूमि सुधार से। राज्य के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है 10वां संशोधन। कौन सा? 10वां संशोधन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकृत किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकृत किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? सर, इजराइल की सीमा किन देश की सीमाओं से मिलती है? किन देश की सीमा से मिलती है इजराइल की सीमा? इजराइल की सीमा मिलती है लेबनान की सीमा से, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र की सीमाओं से मिलती है। इजराइल की सीमा कुल 4 देश की सीमा से मिलती है। कौन कौन है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये 4 की सीमा से मिलती है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू मध स्थित है? आदम ब्रिज के पास कौन सा जलडमरू मध स्थित है? कौन सा जलडमरू मध स्थित है? पार्क स्टेट स्थित है। कौन सा? पार्क स्टेट स्थित है। पार्क स्टेट जलडमरू मध स्थित है। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप है उस पर फैला दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और उनको एग्ज़ाम रिलेटेड मदद मिल सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।